एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वेबमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हम इस नई हुडी को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लग रहा है। कोई लोग इच्छुक हैं इसके लिए तो वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिख रहा होगा। अन्य मर्चेंडाइज भी हमारी है, व्हाट्सएप पे पूछिए कैसे इसकी बुकिंग करनी है। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो नेवल एंटी शिप मिसाइल की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। 2021 में सबसे पहली बार इसको ट्राई किया गया था और ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की हुई है। भारत के पास वैसे तो विदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल जरूर हैं, पर ये जो मिसाइल है वो भारतीय मिसाइल है और इसका सी किंग हेलीकॉप्टर से ट्रायल किया गया, जो कि नेवी का एक हेलीकॉप्टर है। असल में जो नेवल हेलीकॉप्टर होते हैं उनमें टॉर्पीडोज भी लगे हुए होते हैं, साथ ही साथ ये नेवल हेलीकॉप्टर दूसरे जो शिप्स हैं उनको भी निस्नाबूद करने के लिए जो मिसाइल है उनसे लैस होते हैं। इसका सफल ट्रायल किया गया और डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और जल्दी हम इसका इंडक्शन भी देखेंगे। और वो दिन भारत के लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा, बहुत बड़ा दिन होगा जब इसका इंडक्शन भी कर लिया जाएगा। नेवी की बात ही चली है तो शिशुमार क्लास के सबमरीन की बात कर लेते हैं, जिसका कि पहला सबमरीन जो कि 1992 में बना था, जिसको आईएनएस शिशुमार कहा जाता है, वो अब रिफिट होके लिए जो मिड लाइफ रिफिट है उसका वो भी कंप्लीट हो गया है और अब ये 2028 के बाद तक इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका 2032 तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। असल में इस सबमरीन को इस्तेमाल होते हुए लगभग 30 साल हो चुके हैं या 30 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं, तो इसकी जो लाइफ को एक्सटेंड करना बहुत ज़रूरी था। आप जानते हैं कि हमारे पास वैसे ही सबमरीन कम है, तो अगर और सबमरीन रिटायर हो जाएंगे, उनके लाइफ को नहीं बढ़ाया जाएगा तो भारत के लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब इसका रिफिट माज़गाओ डॉक लिमिटेड में कंप्लीट हो चुका है और अब इसको भारत में फिर से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। 1992 में माज़गाओ डॉक लिमिटेड के द्वारा ही इसको बनाया गया था और ये एक जर्मन सबमरीन का भारतीय वेरिएंट है। इस जो क्लास में कुछ 4 सबमरीन बनाए गए, जबकि 6 सबमरीन प्लान थे, 2 कैंसिल कर दिए गए थे। बात करते हैं इजराइल और भारत की दोस्ती की, और इजराइल भी दोस्ती निभाने में बहुत आगे रहता है। इसका एक और उदाहरण इजराइल की तरफ से दिया गया। इजराइल ने लश्कर-ए-तोयबा को अपने देश में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा है और उसको बैन कर दिया है। भारत हमास के साथ ऐसा कब करेगा? दोनों चीजों को समझते हैं हम लोग। भारत ने इजराइल से कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करी थी कि लश्कर-ए-तोयबा को बैन करो या इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। इजराइल ने स्वतः संज्ञान लिया, अपने यहाँ इस चीज को पास करवाया और लश्कर-ए-तोयबा को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और बैन ऑर्गेनाइजेशन अपने वहां घोषित करवा दिया है। उनका ये कहना था कि कई 100 इंडियंस की जान लेने का ये जो जिम्मेदार है व्यक्ति, इसके द्वारा ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता है ये इजराइल में एक्सेप्टेबल नहीं है और इसको बैन किया जाएगा। इजराइल के एम्बेसडर के द्वारा इससे पहले कई बार भारत से कहा गया है कि भाई हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करो, बैन ऑर्गेनाइजेशन घोषित करो भारत के अंदर, और तब भारत की जो दोस्ती दिखाने का एक मौका है वो निकल कर आएगा। पर भारत ने अभी तक इसको बैन नहीं किया हुआ, इसलिए बैन नहीं करा हुआ है, जिसमें कि बहुत बड़ा रीजन यही है कि इसके द्वारा भारत के अंदर कोई भी इस तरह की घटना नहीं करी गई कि इसको बैन किया जा सके। पर क्या इजराइल के अंदर लश्कर-ए-तोयबा ने कोई घटना की और इजराइल ने बैन किया ना? गलत चीज गलत होती है। भारत को भी हमास को अपने यहाँ बैन करना ही चाहिए। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमास इजराइल की बात ही चली है तो इसी से रिलेटेड एक और खबर आ रही है। असल में साउथ अफ्रीका के द्वारा ब्रिक्स प्लस एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जानी थी या की गई। उसमें ये जो फिलिस्तीन और इजराइल और हमास का मुद्दा है इसको डिस्कस किया जाना था। साउथ अफ्रीका इजराइल विरोधी अपनी नीतियों को बहुत ज्यादा सामने रख रहा है और उसने अपने जो एम्बेसडर है उसको भी इजराइल से बुला लिया था, ये जब इजराइल के द्वारा गाजा पर अटैक किया गया तब। तो फिर से भारत को ये पता था कि इस मीटिंग में होने वाला यही है कि इजराइल का कंडेम किया जाएगा या इजराइल के खिलाफ पूरा माहौल बनाया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया। हमारे फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा इस मीटिंग में, जो कि एक वर्चुअल मीटिंग थी, इसमें शिरकत की गई है। हम जानते हैं कि चीन इजराइल के खिलाफ है, रशिया इजराइल के खिलाफ है और यही सब लोग इस मीटिंग में आने वाले थे। तो भारत की तरफ से आप ये कह भी सकते हैं कि डिप्लोमेटिकली हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई इजराइल विरोधी कोई भी मीटिंग में हम नहीं आने वाले। कोई मीटिंग करनी है तो कोई फ्रूटफुल मीटिंग करो, ये विरोध खेलना बंद करो। रशिया की बात ही चली है तो रशिया के पॉली 21 एक
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, या आप कह सकते हैं व्हीकल पे एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पूरा सिस्टम लगा रहता है, उसकी बात कर लेते हैं। ये आजकल यूक्रेन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। असल में आपको पता है कि एक्सकैलिबर, जिसको कि M777 हॉवित्जर भी कहा जाता है, और इसमें इस्तेमाल होता है एक ऐसा एम्यूनिशन जिसको एक्सकैलिबर कहा जाता है, और ये GPS गाइडेड होता है। ये ऐसा GPS गाइडेड आर्टिलरी शेल होता है जो कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट टैग करने के लिए जाना जाता है। अब अगर GPS इसका जो सिस्टम है उसको ही ब्लॉक कर दिया जाए, उसको ही जैम कर दिया जाए, तब ये जो आर्टिलरी शेल है वो कहीं भी गिरेगा पर अपने टारगेट पे नहीं गिरेगा। कुछ इसी प्रकार की चीज रशिया के द्वारा करी जा रही है, और उसमें ये पॉली 21 बहुत ज्यादा काम उनके आ रहा है, और एक्सकैलिबर कोई भी काम का नहीं रह गया है। भारत को भी इस चीज से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग M777 हॉवित्जर का इस्तेमाल करते हैं, और कई बार ये भी कहा गया है कि GPS गाइडेड आर्टिलरी शेल्स भी हम अमेरिका से खरीदे हैं। तो GPS गाइडेड सेल ही नहीं, रशिया के द्वारा कुछ एक महीनों में 10,000 की संख्या में उनके ड्रोन, जो यूक्रेन के ड्रोन हैं, उनको भी पागल बनाया जा रहा है इन मशीनों के द्वारा, इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स के माध्यम से। तो ड्रोन का जो एक उपचार है वो रशिया ने ढूंढ लिया है। भारत को भी इससे सीखना चाहिए कि ड्रोन भी रखो और एंटी ड्रोन सिस्टम भी रखो। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं चीन और अक्साई चीन की। चीन के द्वारा जो इलीगली ऑक्युपाइड किया गया कश्मीर का इलाका, लद्दाख का इलाका है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। वहां पर एक सैटेलाइट इमेज निकलकर सामने आई है, और वहां पर ये देखने को मिल रहा है कि एक स्पेस लॉन्च सिस्टम या स्टेशन बनाया गया है, यानी कि यहां से स्पेस रॉकेट लॉन्च किया जा सकता है। अब आप सोचिए, जिसको हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे थे या कहते थे कि यहाँ पर एक घास का तिनका नहीं उड़ सकता है, उस लोकेशन को या उस जगह को चीन किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। चीन से ये जगह लेना भविष्य में बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये जगह क्या, कोई भी ऐसी जगह जो कि चीन के कब्जे में जा रही है या गई है, एक एक इंच हमें अपनी जमीन लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो किसी काम आती हो ना आती हो। हमारी वो जमीन है, हमारी मातृभूमि, हमें उसको लेना ही चाहिए। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको एक बड़ा thumbs जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।